नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं, आप सभी मित्रों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम रीट एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण CDP के जो क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का पूरा विस्तार हम आपको दे रहे हैं, स्पष्टीकरण भी आपको साथ साथ मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठ जाएगा और ये ज़रूर है बहुत कुछ सीख के जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन बोल रहा है संज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहले संज्ञानात्मक उद्देश्य किसने दिए थे? ठीक है, इसका ऑप्शन आपके सामने है बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन और स्वाभाविकरण। ठीक है, तो उद्देश्य मित्रों में बता दूं विशेष तौर से उद्देश्य होती है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते सामान्य और एक होते विशिष्ट। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, है ना, वो लंबी अवधि के बाद में प्राप्त होते हैं, और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो एक या दो क्लास में हमें बच्चों को मिल जाते हैं। ठीक है, वो उद्देश्य प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि कोई सब्जेक्ट है, उस विषय के प्रति बच्चों की नकारात्मकता भी बनी हुई है। जैसे कि मैथ सब्जेक्ट है, गणित है, वो बहुत कठिन है, ऐसे बच्चे मानते हैं। तो काफ़ी समय बाद में हम ऐसा सुधारात्मक कार्य बच्चों के साथ करते जाएंगे ताकि उन बच्चों का जो दृष्टिकोण है वो गणित के प्रति सकारात्मक हो जाए। ये क्या है? सामान्य उद्देश्य। क्या है? सामान्य। और हम बच्चों को जोड़, बाकी, गुणा, भाग, घटा वगैरह ऐसे अगर कोई संक्रिया सिखाना है तो ये हम एक दो क्लास में पूर्ण कर देते हैं। तो ये विशिष्ट उद्देश्य हुआ। ठीक है, तो हम बात करते हैं व्यवहार में, है ना। व्यवहार में जो सीखने के पक्ष हैं वो तीन किसने बताए थे, और ये उद्देश्य है संज्ञानात्मक उद्देश्य, है ना, भावात्मक और क्रियात्मक। ब्लूम ने बताए थे, आपको बता। तो इसको देखकर आप फिर बता पाएंगे कि इसका आंसर क्या है। तो संज्ञानात्मक उद्देश्य ब्लूम ने बताए थे कब? 1956 में। कब? 1956 में इसका वर्गीकरण किया था इन्होंने। पहला बताया था ज्ञान। क्या बताया? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ओके, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बिल्कुल एक दो बार आप खुद रिपीट कीजिएगा। जब आप स्वयं बोलकर अपने आप को सुनते हैं तो आई थिंक जल्दी सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अधिगम सार्थक हो जाता है और वो चीज़ आपके जहन में स्थायित्व ग्रहण कर लेती है। ओके, तो अब आप मुझे बताएंगे कि जो ब्लूम ने बताया था वो कौन सा उद्देश्य इसके अंतर्गत नहीं है। तो इसका जो आंसर राइट होगा हमारे साथियों, वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर है कि बोध भी है, विश्लेषण भी है, मूल्यांकन भी है। जबकि जो स्वाभाविकरण है ये किसका है? ये है हमारे भावात्मक का, जो कर्थवाल और मसिया ने दिया था। ठीक है, 1964 में दिया था। तो ये जो है ना, ये भावात्मक उद्देश्य है। ओके, और बाकी तीनों कौन से? संज्ञानात्मक है। तो फिर से एक बार हम मेरे साथ आप रिपीट करेंगे। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, नॉलेज, इसे अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। ये एप्लीकेशन है ना, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवोल्यूशन है। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे कुछ संज्ञानात्मक जो उद्देश्य हैं। इनको देखो तीन स्तरों पर बांटा गया है। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग या फिर अनुप्रयोग, ये है निम्न स्तर। कौन से? निम्न स्तर है। और विश्लेषण जो संश्लेषण है ये क्या है? मध्य स्तर है। और जो मूल्यांकन है ये क्या है? उच्च स्तर का जो संज्ञानात्मक उद्देश्य माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको थोड़ा विभक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं। देखो तीन प्रकार के उद्देश्य हुए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक मतलब देखो एक बार फिर से देखें। ज्ञानात्मक होता है, ठीक है, ये हमारे दिमाग से संबंधित होता है तो हेड। भावात्मक हमारे भावना से संबंधित होता है तो हार्ट। ओके, और जो क्रियात्मक है वो किससे संबंधित होता है? कार्य करने से, मतलब करके सीखने में, तो हैंड यान हाथों से कार्य, तो 3H बोल सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं सिम्पसन ने 1964 में क्रियात्मक पक्ष दिया, क्रियात्मक पक्ष दिया, है ना। तो इसमें इसको भी 6 भागों में इन्होंने विभक्त किया। पहला दिया उद्दीपन, फिर कार्य करना, फिर उस पर नियंत्रण स्थापित करना, फिर सभी का संयोजन करना, फिर स्वाभाविक स्वभाव में लाना, फिर ऑटोमेटिक आदत बन जाती है। तो ये क्रियात्मक जो पक्ष है वो किसने दिया था? सिम्पसन ने दिया था। किसने? सिम्पसन ने। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं, अब देख लेते हैं आगे भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था। तो भावात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किसने किया था पहले वो जान लेते हैं। कर्थवाल। किसने? कर्थवाल एवं मसीहा। तो कब किया था? 1964 में किया, 1961 में किया, 1956 में किया या फिर 1966 में? देखो 56 में तो किया था ब्लूम ने। ओके, और जो भावात्मक है उनका हुआ था 1964 में, और जो क्रियात्मक है उनका हुआ था 1959 में। ठीक है, तो हम बात करते हैं भावात्मक। तो भावात्मक हुआ था हमारे 1964 में। फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है। ओके,
चलिए मित्रों जान लेते हैं एक बार फिर से इनको। B.S. ब्लूम ने दिया था संज्ञानात्मक 1956 में, और वो 6 प्रकार के थे। ठीक है, संज्ञानात्मक जो उद्देश्य है वो उनको 6 भागों में विभक्त किया था। और ब्लूम, क्रथवाल और मसिया ने भावात्मक 1964 में दिया था। और जो सिम्पसन ने है क्रियात्मक उद्देश्य 1966 में दिए थे। और जो कीथ एचिसन है सूक्ष्म शिक्षण 1961 में। ठीक है, एलन की भी बात करेंगे। चलो हम देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो एक थोड़ी सी ससरे नज़र सूक्ष्म शिक्षण पर। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में हुआ था। तो आपको पूछ ले जाए कि जो माइक्रो टीचिंग है उसका प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में है, वहाँ से 1961 में इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और कीथ एचिसन ने वीडियो टेप का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों में किया। देखिए मेन मोटो ये है कि शिक्षण प्रशिक्षण, जब मास्टरों को ट्रेनिंग दी जाती है, जब B.Ed VSTC के दौरान जब छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएँ कार्य करते हैं, उनको टीचिंग के स्किल सिखाए जाते हैं, तो ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पर उसका जो टीचर पढ़ाते हैं उनका एक निरीक्षण किया जाता है और उसी के समय उसको गलतियाँ बताते हैं और उन गलतियों को वापस दोहराए नहीं, इसके लिए प्रैक्टिस करवाते हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण को नाम दिया गया। ठीक है, 1963 में A.W. ड्वाइट एलन है ना, A.W. ड्वाइट एलन, ऐसे एलन नाम बोल सकते हैं हम। ठीक है, ने इस उपगम को विशद यानी पूर्ण रूप से व्याख्या करके उसे सूक्ष्म शिक्षण नाम दिया था। ठीक है, तो एलन कब 1963 में। ठीक है, तो आई थिंक आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे माइक्रो टीचिंग को भी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है पाठांतर्गत मतलब पाठ के अंतर्गत मूल्यांकन से तात्पर्य है। जी मित्रों, बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से याद होगा कि पाठ के अंतर्गत कौन सा मूल्यांकन है ना। मैंने आपको इज, ऑफ, फॉर, इन है ना बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है कि मूल्यांकन सीखने में मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन है ना, और सीखने के पश्चात मूल्यांकन, हर प्रकार से बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एक वीडियो उपलब्ध करवाया था। बहुत ही बेहतरीन आपको उस पर रिव्यू रहा था, ज़बरदस्त। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर देंगे अगर आपने वो वीडियो बेहतरीन तरीके से देखा है, तो बहुत तरीके से ज़बरदस्त। चलो देखते हैं पाठांतर्गत मूल्यांकन से तात्पर्य है पाठ पढ़ाने से पूर्व का मूल्यांकन, पढ़ाते समय मूल्यांकन, या फिर पाठ पढ़ाने के बाद मूल्यांकन, या फिर उपरोक्त सभी। देखो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है ना वो कब होता है और योगात्मक कब होता है, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपको उसमें डिफाइन किया है। तो इसका जो आंसर होगा मित्रों वो आंसर राइट होगा आपके बी। कौन सा? पाठ पढ़ाते समय, पाठ के अंतर्गत मूल्यांकन, पाठ पढ़ाते समय। ओके, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ओके, चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्न में से प्रयोगशाला विधि के संदर्भ में असत्य कथन है, यानी असत्य को आप थोड़ा सा नोट कर लें और आप ऐसा भी समझ सकते हैं गलत कौन सा है। ओके, तो प्रयोगशाला विधि को आप ध्यान में रखेंगे। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें छात्र स्वयं अपनी गति से कार्य करता है। जी हाँ मित्रों, मनोवैज्ञानिक गति है, बालक अपने अकॉर्डिंग यानी स्वगति से कार्य करता है, प्रयोग करता है और विभिन्न चीज़ें देखता है ना, और एक विशेष प्रकार का अनुकरण भी करता है, निरीक्षण भी करता है। और इस विधि से छात्रों में निरीक्षण, तर्क व निर्णय लेने की जो शक्ति है उसका विकास होता है। ये भी बिल्कुल सही है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, यह विधि करके सीखने पर आधारित है। जी हाँ मित्रों, करके सीखने, NCF 2005 ने भी इस पर बहुत जोर दिया है, बल दिया है करके सीखने पर। ठीक है, मतलब जब बच्चा स्वयं क्रिया करके किसी कार्य को करेगा, सीखेगा, है ना, स्वयं उसको देखेगा, प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेगा अपने हाथों से, तो बहुत ज़्यादा है ना अधिगम सार्थक होगा उसका। तो ये भी तो राइट है। अब देखते हैं डी क्या बोलता है, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। नहीं मित्रों, आप प्राथमिक लेवल के बच्चे को प्रयोगशाला में ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो सकती है, बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, ये उस कक्षाओं के लिए थोड़ा बेहतरीन होता है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर बिल्कुल राइट है। हमें पूछा गया है प्रयोगशाला विधि के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन हमें मिला है ऑप्शन डी। ओके, चलो बात करते हैं प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अध्यापक तथा विद्यार्थी मिलजुल कर प्रश्न करते हैं, वाह, समस्या प्रस्तुत करते हैं, फिर नियंत्रित दशाओं में उनका निरीक्षण करते हैं। देखो, अध्यापक और विद्यार्थी आपस में मिलजुल कर बातचीत करके प्रश्न खड़े करते हैं, फिर क्या होता है उस समस्या को प्रस्तुत करते हैं, फिर नियंत्रित दशाओं में उनका निरीक्षण करते हैं। कौन निरीक्षण करते हैं?
निरीक्षण तो गुरुजी करेंगे, बच्चे किस प्रकार से समस्या का समाधान कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे बातचीत करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए। तो उसका जो ऑप्शन हमारा राइट हुआ था, ये तो बिल्कुल आपने देखा ही है कि छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी विधि है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर है। और अगला क्वेश्चन मित्रों के सामने इस प्रकार से है, निम्न में से बाल केंद्रित विधियां हैं। जी मित्रों, आपके सामने कुछ विधियां दे रखी है और आपको ये पता करना है बाल केंद्रित विधियां कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार का है, ये एक मिनट, व्याख्यान एवं क्षेत्र पर्यटन। व्याख्यान बाल केंद्रित विधि क्या, क्षेत्र पर्यटन, बच्चों को अपने आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करवाया जाए, उनको भी उस जो व्यवहारिक रूप से उनको भी किसी चीज़ का निरीक्षण करवाया जाए, अवलोकन करवाया जाए, दिखाया जाए प्रत्यक्ष रूप से। ओके, तो देखते हैं, परियोजना विधि है, भूमिका निर्वहन है, प्रदर्शन है, कहानी कथन है, पाठ्य पुस्तक है, फिर व्याख्यान है। देखो हम चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ से, तो पाठ्य पुस्तक विधि है या फिर व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि तो बिल्कुल बिल्कुल शिक्षक केंद्रित है, जो है गुरुजी के अंदर वो बार बच्चों को दे देंगे, उड़ेल देंगे, ठीक है, मतलब फेंक दिया जो भी आता है ना, बच्चे इसमें बिल्कुल गौण होते हैं। ओके, पाठ्य पुस्तक भी नहीं। प्रदर्शन विधि, तो प्रदर्शन करेंगे कौन करेंगे, प्रदर्शन तो गुरुजी करेंगे, किसी वस्तु का, किसी मॉडल का, किसी मानचित्र का, किसी भी चीज़ का, तो बच्चे तो देखते रह जाएंगे। कहानी कथन में तो ये भी तो नहीं है ना। ओके, परियोजना विधि एवं भूमिका निर्वहन। परियोजना है ना, आपको उद्देश्य क्या है, किसी कार्य को करते वक्त बच्चे व्यवहारिक रूप से, स्वाभाविकरण से और सहभागिता से, सहकारी रूप से कार्य करते, तो ये बिल्कुल सही बात है। और भूमिका निर्वहन, ठीक है, अगर कोई रोल प्ले करना है तो बच्चे विभिन्न तरीके से उस जो पात्र है उसका रोल प्ले करेंगे और बच्चे यहाँ पर करके सीखेंगे, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, बच्चे बहुत रुचि लेंगे और मंद मंद मुस्कान के साथ हम इस ऑप्शन को बिल्कुल राइट कर देंगे। परियोजना और भूमिका निर्वहन क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि नहीं है, क्षेत्र पर्यटन विधि भी बाल केंद्रित विधि है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भूमिका निर्वहन क्या है। इसके द्वारा बालक में सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। क्यों होता है भाई, किसी पात्र का अगर बच्चे को रोल करना है तो उसमें सृजनात्मकता शक्ति विकसित होती है कि मैं अगर इस प्रकार से किसी कार्य करूँगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, बच्चे में अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे, भाव आएंगे और उसको प्रकट करेगा बच्चों के सामने, है ना, जो उसके साथी है उनके सामने। तो बच्चों की सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है। इसका प्रयोग जीवनगत वास्तविक परिस्थितियों में किया जाता है। बिल्कुल जीवनगत वास्तविक परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी मानवीय व्यवहारों को भली भांति समझ लेता है, बिल्कुल कि किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, तो उनको भी बिल्कुल बच्चा समझ लेगा और बच्चे के जो विभिन्न प्रकार के पक्ष हैं उनका भी इसमें विकास होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, ग्राफ किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। जी हाँ मित्रों, ग्राफ है ना, कोई भी ग्राफ हो वो किस प्रकार के सहायक सामग्री के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो दृश्य सामग्री है, प्रक्षेपी है, श्रव्य सामग्री है और ये फिर श्रव्य सामग्री है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, उससे पहले हम देख लेते हैं जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर तो जरूर देंगे, बट हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ थोड़े बहुत और फैक्ट है अच्छे वाले, ठीक है। देखो प्रक्षेपी क्या होती है और अप्रक्षेपी क्या होती है, ठीक है। प्रेक्षण करना यानी कोई चीज़ को फेंकना, क्या करना, कोई चीज़ को फेंकना। ऐसे साधन जिन्हें किसी अन्य साधन द्वारा पर्दे पर प्रक्षेपित किया जा सके, जैसे फिल्म दिखाई जाती है पिक्चर हॉल में, स्लाइड चलाई जाती है, ठीक है, तो फेंका चलाई जाती है ना, मतलब प्रोजेक्टर से उसे प्रक्षेपित करके फिर दिखाया जाता है, ठीक है। और अप्रक्षेपी वह साधन जो सीधे ही मूल रूप से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, जैसे चार्ट है, मॉडल है, ग्राफ है, बच्चों के सामने हम ला सकते हैं बिल्कुल कोई तकनीकी सहायता के बिना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक ये क्या चीज़ है। प्रोफेसर बेनर के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रतिशत, कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करती है और कितना कितना प्राप्त करती है। तो इन्होंने कहा है कि अगर कोई बच्चा आंखों से किसी चीज़ को देख लेगा, बस को अगर बच्चा आंखों से देख लेगा, उसमें बैठ जाएगा, है ना, उसको चलते हुए देख लेगा, है ना, उसके विभिन्न पार्टों को देख लेगा, तो वास्तव में उसको 40% वो चीज़ है ना सीखने में सहायक है, ठीक है। और अगर वो बस के बारे में अच्छी तरह से सुन लेगा, है ना, तो फिर 25%। और स्पर्श करना किसी चीज़ को, ठीक है, वो 17 और अन्य साधनों से 18%। ओके, तो इस बात को आप समझने की कोशिश करना कि प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को तो वो सहायक है 40% ज़्यादा सीखने में। अगर वो किसी चीज़ को सुन रहा है
है ना, उस चीज़ को सुन रहा है तो 25% है, और स्पष्ट करके सीख रहा है तो वो कितना है। तो आंखों से देखना और स्पर्श करना, इसमें भी अंतर है। कैसे कि कोई चीज़ आपके सामने है उसको आप स्पर्श कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी चीज़ को फिल्म या फिर स्लाइड में दिखा रहे हैं तो वो स्पर्श करना आंखों से देखने से अलग है। ठीक है, तो अन्य साधन 18% है। तो हम देखते हैं इसका जो आंसर हमारे सामने होगा, ग्राफ एक प्रकार का कौन सा साधन है। क्या ग्राफ को हम प्रक्षेपित कर सकते हैं? तो नहीं। तो मात्र और मात्र कौन सा है? तो कुछ सर्वे दृश्य नहीं, बिल्कुल नहीं सुन सकते, है ना। तो सर्वे नहीं है, प्रक्षेपित नहीं है, तो कौन सा बता? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, दृश्य सामग्री। ओके, चलो 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, और आप जवाब देंगे बिल्कुल। पाठ्यक्रम का अर्थ है, क्या अर्थ है पाठ्यक्रम का? कक्षा में दिए जाने वाले सभी अधिगम, क्या सभी अधिगम पाठ्यक्रम है? या फिर विद्यालय की सभी कक्षाओं में दी जाने वाली विभिन्न विषयों की विषय वस्तु। सभी कक्षाओं की बात हो रही है, और उसमें जो क्या दी जाने वाली जो विषय होती है उन सभी विषय ना, उनकी विषय वस्तु। ठीक है, या फिर विद्यालय द्वारा निर्देशित समस्त शैक्षिक क्रियाओं का संगठन, समस्त शैक्षिक क्रियाओं का संगठन। ठीक है, या फिर विद्यालय द्वारा निर्देशित या फिर संचालित समस्त अनुभव। तो आप किसे टिक करेंगे? बिल्कुल, जो साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें आप। मित्रों आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन राइट होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। क्या? पाठ्यक्रम तो यही है ना भाई, कक्षा के लिए जो नोटबुक तैयार की गई, जो विषय वस्तु तैयार की गई है ना विभिन्न विषयों के लिए, वो तो पाठ्यक्रम है। ठीक है, और पाठ्यचर्या वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट होती है। आप शैक्षिक क्रियाओं के साथ साथ कौन से शैक्षिक क्रियाएं करते हैं, क्या खेलते हैं, स्कूल में क्या खाते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, है ना, और आपका व्यवहार अध्यापकों के साथ कैसा है, तो वो सभी प्रकार की चीज़ें मिलकर क्या हो जाता है, वो पाठ्यचर्या बन जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी मित्रों बिल्कुल राइट है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम देख लेते हैं। पाठ्यक्रम क्या है? करिकुलम। उत्पत्ति कौन सी भाषा है? लेटिन भाषा से इस पाठ्यक्रम जो शब्द है करिकुलम है उसका प्रादुर्भाव हुआ है। क्यूरेरे, कौन सा? क्यूरेरे शब्द, और इसका अर्थ क्या होता है? रेस कोर्स, यानी दौड़ का मैदान। तो एक बात यहाँ पर यह समझने की कोशिश करो कि पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान है, अजी दौड़ का मैदान है जिस पर बालक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। क्या करता है? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। ठीक है, एक अच्छा नागरिक हमें बनाना है, तो ये उसका हमारा लक्ष्य हुआ। और उद्देश्य क्या हुआ? इस लक्ष्य में जो सहायक है वो उद्देश्य हो जाएंगे। क्या हो जाएगी? उद्देश्य हो जाएंगे। लक्ष्य में सहायक उद्देश्य होते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और ये जो क्वेश्चन था इसका हमारा जो आंसर ऑप्शन राइट हुआ था ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, चलो 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से हैं। कार्य गोष्ठी एवं सम्मेलन सभा अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि इससे, वाह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जरा आपको मैं गारंटी लेता हूँ इस क्वेश्चन से आपकी जो समझ विकसित होगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी। आपको बहुत जो हृदय तक आनंद पहुँचता है ना वो आएगा, साहित्य पढ़ने से पहुँचता है ना उस प्रकार का आनंद इस क्वेश्चन में आपको आएगा। कार्य गोष्ठी एवं सम्मेलन सभा अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि, तो कार्य गोष्ठी और सम्मेलन सभा क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। अध्यापक का मान बढ़ाती है कार्य गोष्ठी सम्मेलन सभा, अध्यापक का परिचय बढ़ाती है लोगों से, या फिर व्यवसायिक यूनियन होता है, या फिर वो आर्थिक रूप से उसको लाभ मिलता है अध्यापक को। एक बार आइए हमारे पास, चलो देखते हैं कार्य गोष्ठी क्या होती है। शिक्षण के तीनों उद्देश्य, अरे तीनों उद्देश्य कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। दिमाग की बात, दिल की बात, हाथों से कार्य करने की बात, है ना। तो तीनों उद्देश्यों ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष की प्राप्ति कार्यशाला से ही संभव है। ठीक है, और विभिन्न रचनात्मक व्यवहारिक समस्याओं के विविध पहलुओं पर विवेचन हेतु कार्य गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। ओके, अब देखते हैं सम्मेलन क्या होता है। सम्मेलन का अर्थ है विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की बैठक से, जिसमें कक्षागत या फिर विषय जो शैक्षिक समस्याएं हैं, विषयगत समस्याएं हैं, है ना, उन पर विचार विमर्श किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि एक व्यक्ति के निर्णय की अपेक्षा सामूहिक निर्णय अधिक अच्छे स्तर के होते हैं। वाह, जी हाँ, आप अकेले निर्णय लेंगे इससे बेहतर है कि अगर कोई सामूहिक निर्णय लिया जाए तो वो बहुत ही बेहतरीन होता है। अरे पर्सनल लाइफ की बात नहीं है, यह है एक शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होगा मित्रों वो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। कार्य गोष्ठी और सम्मेलन होता है ना, उसमें क्या होता है, अध्यापक की जो व्यावसायिक यूनियन है उनका विकास होता है, उनके लिए उपयोगी है। तो अध्यापक का व्यवसाय क्या है? अध्यापन,
अध्यापक का व्यवसाय क्या है? अध्यापन, ठीक है। तो उसका जो अध्यापन कार्य है उसमें बहुत ज़्यादा नए नए विचार जुड़ते हैं, उसमें और ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है, और ज़्यादा विकास करने के लिए जो अध्यापक हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब कहेंगे व्यवसाय यूनियन, तो व्यवसाय अर्थ, यहाँ पर अर्थ इसका इस आर्थिक लाभ से नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्लियर है। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन था आपके सामने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन और आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन पर ज़रा गौर फरमाना। और यह क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है? जी हाँ मित्रों, वैज्ञानिक विधि का चरण कौन सा नहीं है? प्रेक्षण, वर्गीकरण, जिज्ञासा, मापन, ठीक है। तो इसका तो आंसर तो आप थोड़ा सोच समझ के दे सकते हैं, जरूर नहीं आप वैज्ञानिक विधि पढ़े हैं तभी दें, नहीं। अगर आपका दिमाग कभी विज्ञान को पढ़ा है, आपने कभी विज्ञान को देखा है, गौर से पढ़ा है, दिल से पढ़ा है, दिमाग से पढ़ा है, तो बिल्कुल आप इसका आंसर दे पाएंगे। प्रेक्षण, वर्गीकरण, जिज्ञासा, मापन। तो इसका ऑप्शन तो सी होगा, पर देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी है। और इस विधि के बारे में आपसे चर्चा करूंगा आगामी वीडियो में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है कि जिज्ञासा। देखो विज्ञान सीखना है, वैज्ञानिक विधि है, तो जिज्ञासा तो पहले से अगर तत्परता होगी बच्चे में तभी सीख पाएगा, ठीक है। इस विधि का जब हम प्रयोग करेंगे तो मापन भी जरूरी है, वर्गीकरण करना जरूरी है, और प्रेक्षण भी करना जरूरी है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने हेतु, किसको स्पष्ट करना? वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने हेतु एक विज्ञान शिक्षक द्वारा समाधान साधारण सामग्री से निर्मित उपकरण कहलाते हैं। तो कोई वैज्ञानिक सिद्धांत है उनको स्पष्ट करना है, ठीक है। तो विज्ञान का शिक्षक है वो साधारण सामग्री है ना, उनसे कोई सामग्री का क्या करा, निर्माण करा, या फिर उपकरणों का निर्माण करना। तो उपकरण कौन से कहलाएंगे? क्या सर्वदृश्य कहलाएंगे, असुरचित कहलाएंगे, या फिर क्रियाशील प्रतिरूपण, या फिर स्थायी उपकरण कहलाएंगे? तो बिल्कुल आप जवाब देने साथी जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं, आपको बता दूं, अगर किसी भी चीज़ का निर्माण आप हैंड टू हैंड कर रहे हैं, उसी समय उसी वक्त कर रहे हैं, बच्चों के सामने कर रहे हैं, ठीक है, जब आपके सामने वो चीज़ घटित हो रही है और आप उसका निर्माण कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा? असुरचित उपकरण होंगे। कौन से होंगे? असुरचित उपकरण होंगे। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे कि कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं मैथ, और उसके अंदर आपको घनाभ दिखाना है, तो आप बच्चों का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको देखकर बता सकते हैं, है ना। उन्हीं से कुछ चीज़ें लेकर आप कोई किसी बड़ी बुक को दिखा सकते हैं, ये घनाभ है ना। या फिर आप जो चौक आती है, उनका डिब्बा आता है, उसको कह सकते हैं ये गन है, ठीक है। तो ये असुरक्षित उपकरण आपके सामने उपस्थित हो जाता है। या फिर आप अगर कुछ चीज़ें निर्माण करते हैं बच्चों के सामने, साधारण सामग्री हो, तो वो असुरक्षित उपकरण कहलाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियर है आपका, ओके। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ये क्वेश्चन बोल रहा है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, उसमें कौन कौन से सिद्धांत कार्य करते हैं? सिद्धांत क्या होते हैं? जिनका अंत तक सिद्ध हो चुके, जो अंत तक सिद्ध हो चुके हैं, बिल्कुल वही परफेक्ट चीज़ है, ठीक है। तो सिद्धांत है कि पृथ्वी अपनी ओर किसी चीज़ को आकर्षित करती है, कहीं पर भी जाओ तो ये सिद्धांत है, मतलब अंत तक सिद्ध हो चुका है, ओके। तो इसमें पाठ्यक्रम निर्माण हमें कार्य करना देखना है, तो कौन कौन से हैं? उपयोगिता का सिद्धांत है, बिल्कुल है। क्रियाशीलता का है, विविधता का है, लचीलेपन का है। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल राइट है। जबकि और देख लेते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत कार्य करते हैं। देखिए, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत भी कार्य करता है पाठ्यक्रम निर्माण। बच्चों को मात्र और मात्र सैद्धांतिक ज्ञान ना दें, है ना, सामुदायिक जीवन का जो सिद्धांत है वो भी वहाँ पर लागू हो। बच्चे सामुदायिक जीवन से संबंधित चीज़ों को जोड़ जोड़ के समझें। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, है ना, और परिपक्वता का सिद्धांत। अब एक बच्चा है 5 साल का और उसे हम जोड़ मतलब ब्याज सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी अवधारणा सिखा रहे हैं, तो थोड़ा इम्पॉसिबल है। ये परिपक्व जब बच्चा हो जाए उसका माइंड तब वो चीज़ें सिखाई जाए, तो ये परिपक्वता का सिद्धांत है। रचनात्मक कार्य का सिद्धांत, बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, बच्चा कुछ नया सृजन कर सके, कुछ रचना कर सके, किसी चीज़ का निर्माण कर सके, कोई जो है ना उसके भाव हैं उसको अच्छे तरीके से बाहर बच्चों को या फिर अपने मित्रों के साथ, गुरुजी के सामने, लोगों के सामने संप्रेषण कर सके। तो इस प्रकार का कार्य भी उन पाठ्यक्रम में होना जरूरी है, ठीक है। तो श्रेष्ठ आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत, जी हाँ मित्रों, बिल्कुल आपको ये जरूर नहीं है कि बच्चों को पास करके भेज दिया ना, 100 में से 90 नंबर दे दिया ना, बच्चा पास हो गया, नहीं। एक उसका श्रेष्ठ मतलब एक भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ नागरिक होना जरूरी है। एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना शिक्षक का कर्तव्य होता है, उसका उत्तरदायित्व तो होता है कि एक जो बच्चा होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो नैतिक गुण है वो भी आए, ठीक है।
तो इसका जो आंसर राइट होगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। उपयोगिता का सिद्धांत लागू है, क्रियाशीलता होनी जरूरी है, और विविधता यानी लचीलापन का सिद्धांत है। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन मित्रों के सामने इस प्रकार है, मापन से अभिप्राय है। तो मापन से अभिप्राय क्या है वो हम देख लेते हैं। किसी भी अवलोकन का परिमाणात्मक रूप, किसी भी अवलोकन को परिमाणात्मक रूप से व्यक्त करना, ठीक है, या फिर माप लेना किसी चीज़ को, या फिर एक प्रकार की शैक्षणिक परीक्षा है, या फिर शैक्षणिक गतिविधि है। तो बिल्कुल साथी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इसका आंसर कौन सा राइट हो रहा है आपका। तो मैं बता देता हूँ, मापन से हमारा अभिप्राय है मित्रों कि कोई भी हम अवलोकन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का और उससे परिमाणात्मक रूप से अगर व्यक्त कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल राइट है मित्रों। ओके, चलो हम देख लेते हैं मापन क्या है। मापन का अर्थ है किन्हीं निश्चित इकाइयों से वस्तु या गुण के परिमाण का पता लगाना, ठीक है। निश्चित इकाई या फिर उसके वस्तु के गुण से उसके परिमाण का निश्चित पता लगा लेना मापन है, ठीक है। चलो हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, परिवीक्षित अध्ययन विधि का संबंध है। अजी किससे है परिवीक्षित अध्ययन विधि का संबंध, किससे हैं? तो ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बोध स्तर से हैं, चिंतन स्तर से हैं, क्रिया स्तर से हैं, या फिर स्मृति स्तर से हैं। परिवीक्षित, तो मित्रों परिवीक्षित अध्ययन विधि है उसका संबंध होता है बोध स्तर से, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ओके, चलो ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन के प्रवर्तक कौन है जी? एलेक्स एम ऑसबर्न है, किलपैट्रिक है, मॉरिसन है, जॉन स्मिथ है। तो मित्रों मस्तिष्क उद्वेलन के प्रवर्तक हैं एलेक्स एम ऑसबर्न। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। थोड़ा जहन में रखेंगे ये चीज़ों को, और अगर आप वास्तव में इनको लिख कर सलीके से एक दो बार पढ़ेंगे, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके दिल दिमाग में ये चीज़ें स्थायित्व ग्रहण कर लेंगी, और समय समय पर थॉर्नडाइक का जो नियम है दोहरान का, उसे अभ्यास का नियम है, उसे लागू करते रहिए जीवन में, तो बहुत ही लाजवाब ज़िंदगी बन जाएगी। और बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की, भूमिका निर्वहन में अध्यापक की भूमिका होती है, किसकी होती है? निर्देशक की होती है, या फिर पर्यवेक्षक की होती है, या फिर मूल्यांकनकर्ता की होती है, फिर उपरोक्त सभी की। तो भूमिका निर्वहन में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? एक बात इस बात को जरूर ध्यान में रखना कि घर में अगर हम किसी बच्चे को सजाते हैं, अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार के ड्रेस पहनाते हैं, या फिर उसे नखरे करवा देते हैं, तो उस समय आप अपना आपका स्वयं अवलोकन करना कि क्या क्या देखते हो। बच्चे को बोलते हैं यार तुम ऐसे इसको ऐसे पकड़ ऐसे कर, निर्देश देते हैं, पर्यवेक्षक करते हैं, उसको हम बहुत अच्छे तरह से निरीक्षण करते हैं उसका साथ साथ में क्या करते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं और उससे आदेश भी देते रहते हैं, ठीक है। तो हम उपरोक्त सभी आएगा, इसका आंसर आएगा कि भूमिका निर्वहन अगर बच्चा कोई रोल प्ले कर रहा है तो उसको हर प्रकार से जो अध्यापक है अवलोकन करता है, उसको निर्देश देते हैं, ठीक है, और उसका मूल्यांकन करते रहते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आ रहा है आपका। बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है जी मित्रों। बोध प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी है, क्यों है जी? प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर बोध प्रश्न पूछने चाहिए, पाठ के प्रारंभ में बोध प्रश्न पूछने चाहिए, या फिर पुनरावृत्ति के समय बोध प्रश्न पूछने चाहिए, या फिर पाठ के विकास में? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो देखो मैं आपको बता दूँ, अगर इकाई की समाप्ति पर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो तो होते हैं मूल्यांकन प्रश्न। कौन से होते हैं जी? मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। और प्रारंभ में अगर कोई क्वेश्चन पूछने होते हैं तो वो होते हैं विकासात्मक। कौन से होते हैं? विकासात्मक होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा आपका बिल्कुल राइट है मित्रों। बोध प्रश्न पाठ की विकास के लिए पूछे जाते हैं, किस लिए? अवबोध के रूप में, ठीक है। देखो ये जो संबंध है कहीं ना कहीं किससे है? जो ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष है ना, उससे ज्ञान, अवबोध, उपयुक्त विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वो याद करवा दी चीज़ें, ठीक है। तो पाठ के विकास में बोध प्रश्न अधिक उपयोगी होते हैं, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन मित्रों के सामने इस प्रकार है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में असत्य कथन है यानी गलत कौन सा है? CCE के संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ यानी उसका संबंध की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए आपके सामने इस प्रकार है, छात्र की प्रगति का नियमित अंकन, ठीक है, या फिर तत्काल पृष्ठपोषण, या फिर छात्रों में अच्छी आदतों का विकास, या फिर पाठ्य वस्तु केंद्रित। देखो मूल्यांकन पर क्या है ना, उसके संबंध में हमें गलत कथन छांटना है। तो मूल्यांकन हम बच्चे की प्रगति जांचने के लिए करते हैं, तो नियमित अंकन होता है, ठीक है, ये तो सत्य कथन है भाई जी। तत्काल पृष्ठपोषण, अगर बच्चे का हम
मूल्यांकन करते जा रहे हैं तो मूल्यांकन की प्रक्रिया हम निदानात्मक परीक्षण करेंगे और इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण बच्चों को करवाएंगे, तो वहाँ पर तत्काल पृष्ठ पोषण दिया जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। छात्रों में अच्छी आदतों का विकास हम समय के साथ उनमें कर देते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पाठ्य वस्तु केंद्रित चीज़ें होती है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। किसके बारे में? सीसी के बारे में। ओके, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पूछा गया असत्य कथन कौन सा है। ये लो जी, ये लो। मूल्यांकन एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। छात्र की प्रगति का नियमित अंकन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। छात्रों में अच्छी आदतों का विकास करते हैं समय के साथ, यानी थोड़ा समय लगता है, लंबे समय से। फिर हम स्वभाव में उन बच्चों को लाते हैं। देखो इसमें बच्चों आता है ना, क्या आता है? भावात्मक पक्ष आता है इसमें। किसमें? भावात्मक आग्रहण, अनुक्रिया है ना, अनुमूल्यन, संगठन करके फिर स्वाभाविकरण आता है। तो ये बच्चों की आदत भी विकसित होती है अच्छी वाली। और छात्र की कमियों का ज्ञान होता है किससे? अजीब निदानात्मक परीक्षण से होता है। ठीक है, तत्काल पृष्ठ पोषण दिया जाता है। उपचारिक शिक्षण भी होता है। ये तो निदानात्मक शिक्षण प्रशिक्षण सॉरी निदानात्मक ये हो गया परीक्षण, और यहाँ पर जो उपचारात्मक शिक्षण हो गया, उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है। ठीक है, फिर देखो छात्रों की अभिरुचि का भी ज्ञान हो जाता है, और भविष्य में अगर बच्चों के लिए कोई फैसला लेना है तो उसमें भी ये मूल्यांकन है वो बहुत सहायक होता है। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति है। जी हाँ मित्रों, यही क्वेश्चन अपने फेसबुक पेज में मैंने अपलोड किया था, तो इसका जो आंसर मिला था उपरोक्त सभी मिला था। बहुत ज़्यादा लोगों ने उपरोक्त सभी आंसर दिया था इसका, पता नहीं क्यों, समझ नहीं पाए। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति होती है एकीकृत होती है, तार्किक होती है, सार्वभौमिकरण होती है, या फिर उपरोक्त सभी होती है। तो सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति होती है वो एकीकृत होती है। कैसी होती है? एकीकृत होती है। अजी सामाजिक विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं? विज्ञान पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है, और भूगोल पढ़ते हैं, है ना, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलाकर फिर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, बच्चों को तभी देते हैं ना। ठीक है, तो ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। और अब बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। और 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन, नाटकीयकरण द्वारा समस्या को स्पष्ट एवं समाधान करने का प्रयास है। क्या है? नाटकीयकरण द्वारा समस्या को हम स्पष्ट करते हैं, या फिर समाधान करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? भाई नाटक करके कोई समस्या है उसका समाधान करने, उस समस्या को स्पष्ट कर रहे हैं बच्चे ना, लोगों के सामने हम हाव भाव करके उस चीज़ को बता रहे हैं। तो ये किससे संबंधित है? समस्या समाधान से, भूमिका का निर्वहन करने से, नाटकीकरण से, या फिर मस्तिष्क उद्वेलन से है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, कुछ ही समय पहले हमने इस पर बात की थी, और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल लो कर सकता है आप इसे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वापस आ गए ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम है। अजी क्या है जी? ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है निष्पत्ति लक्ष्यों का, या फिर पठन कौशलों का है, या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्यों क्या है, या फिर यह पाठ्यक्रम संबंधी घोषणाओं का है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों का जो पदानुक्रम वर्गीकरण है वो किसने दिया था? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ब्लूम मोदी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी, ये जी ये सी हमने ऐसे बना दिया था। ओके, ठीक है, कब दिया था? अजी दिया था 1956 में। कब दिया था? 1956 में दिया था। ठीक है, चलो ये बात कर लेते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, उद्देश्यों का सबसे पहले और वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण बेंजामिन एम ब्लूम तथा उनके सहयोगी द्वारा 1956 में किया गया। इस वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। ठीक है, जो कॉग्निटिव है संज्ञानात्मक है वो हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, अफेक्टिव है भावात्मक जो हमारे हृदय दिल से संबंधित है, भावनाओं से संबंधित है। ठीक है, और जो साइकोमोटर है वो हमारे कार्य करने से संबंधित है, मतलब क्रियात्मक पक्ष है। तो कार्य कैसे करते हैं? हाथों से करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, शिक्षण कार्य हेतु सर्वप्रथम किसे तैयार किया जाता है? अजीब, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आया है। शिक्षण कार्य मतलब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहले किसे तैयार करते हैं? वार्षिक योजना को करते हैं क्या जी? इकाई योजना को करते हैं, या फिर दैनिक पाठ योजना को करते हैं, फिर समय सारणी करते हैं? तो इसका क्रम क्या होगा जी?
इसका क्रम मैं जो बता रहा हूँ वही होगा मित्रों। पहले बनाई जाती है वार्षिक योजना, ओके, उसके बाद बनाई जाती है इकाई योजना, ठीक है, फिर बनाई जाती है दैनिक पाठ योजना, ओके। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। देख लेते हैं मित्रों के जो वार्षिक योजना क्या होती है, पाठ योजना क्या होती है, इकाई योजना क्या होती है, थोड़ा समझ लेते हैं। आइए जी, वार्षिक योजना क्या होती है, एक बार थोड़ी सी सस्त्र नज़र में हम इनको समझते हैं। वार्षिक योजना होती है, इसमें संपूर्ण सत्र की कार्य प्रणाली से संबंधित ब्यौरा रहता है। संपूर्ण सत्र की जो कार्य प्रणाली है उससे संबंधित ब्यौरा रहता है, ब्यौरा ना मतलब विवरण रहता है कि भाई कितने जो कार्य दिवस होंगे, क्या क्या पढ़ाना है, कितने समय में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, और कब बच्चों के जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करने हैं, ठीक है, मतलब मूल्यांकन संबंधी चीज़ें भी कार्य करती है, तो साथ साथ में ये चीज़ भी चलती है, ठीक है। इसमें पाठ्यक्रम को कितनी इकाइयों में विभक्त करना है, इकाइयों को कितने कालांशों में विभक्त करना है, और कितने कालांशों की आवश्यकता पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में पड़ेगी, ये पूरा ना इसमें विद्यालय के पास कुल कितने कार्य दिवस हैं, इन कार्य को कब समाप्त करना होता करेंगे आदि का सबका विवरण इसमें रहता है। जो वार्षिक योजना बनाई जाती है, और ये वर्ष के शुरू में वर्ष जो सत्र शुरू होता है उसमें बना ली जाती है। शुरुआत में सबसे पहले यही बनती है, ठीक है, इसके बाद में इकाई योजना बनती है, ठीक है, कि वह जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, इसको कितने समय में पूरा करना है और कौन कौन सी इकाई में से विभक्त करना है, इन इकाइयों के लिए कितने जो कालांश होगी उसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, ठीक है, हर प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, और उसके लिए जो बनाई जाती है वार्षिक योजना, फिर होती है इकाई योजना, ठीक है। किसने दिया था? अरे मॉरिसन ने दिया था इकाई योजना। आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी भाइयों। तो वार्षिक योजना किसने दी थी? मॉरिसन ने दी थी, इस बात को ध्यान रखना। गेस्टाल्टवाद के समर्थकों का मानना है, अजी गेस्टाल्टवादी कौन है? जो समग्रता की बात करते हैं, सूझ की बात करते हैं, कौन है? वर्दिमर, कोहलर, कोफका, बिल्कुल याद है जी, ठीक है। तो क्या इनका क्या मानना है कि ज्ञान एक संपूर्ण इकाई है। अजी ज्ञान संपूर्ण इकाई, उससे खंडित या विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात ज्ञान एक संपूर्ण इकाई है तो उसे बालक के सामने समग्र रूप से प्रस्तुत क्यों न प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। तो इकाई क्या होती है? वास्तव में इकाई की एक थोड़ी अवधारणा है, वो थोड़ी गलत समझ रखी है। इकाई वो होती है कि अगर मान लीजिए कोई एक तो ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इसमें से कोई एक दो जो चीज़ें हैं छोटी सी वो इससे संबंधित है और इसकी थोड़ी सी इससे संबंधित है, तो इन तीनों को जब हम शामिल कर लेंगे ना तो वो इकाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इकाई बन जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा प्रतिशत का कॉन्सेप्ट इसमें है, थोड़ा इसमें है, थोड़ा इसमें है, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है, यहाँ पर आयत की बात हो रही है, यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई भी जो आप आकृति उचित, अगर उन तीनों क्षेत्रफलों को अगर हम साथ में पढ़ाएं तो बच्चों में उसका जो समग्र रूप है उसको देखने को मिलेगा, ठीक है। तभी तो ऐसा किया जाता है। कैसा प्रतिशत होता है ना, उसको कब पहले पढ़ा जाता है कि लाभ हानि से पहले, है ना। और काफ़ी ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पहले क्लियर किए जाते हैं। क्यों? ताकि बच्चे उसको समग्र रूप से देखे, कहीं टूटी टूटी चीज़ों को ना पढ़े, है ना, टूटी फूटी चीज़ों को ना पढ़े, इसलिए ओके। तो हाँ ये चीज़ तो भूल गई। इसके प्रतिपादक कौन है? मॉरिसन है। कौन है? मॉरिसन है, ठीक है भाई। चलो अगली क्लास देखते हैं। नैतिक पाठ योजना। सो दैनिक पाठ योजना क्या होती है? दैनिक पाठ योजना कक्षा में पढ़ाने के लिए इकाई को कई दैनिक पाठों मतलब अर्थात कालांशों में विभक्त कर लिया जाता है। बिल्कुल जी, अलग अलग भाई 3-4 कालांशों की एक इकाई हुई, उसको कंप्लीट करेंगे 3-4 कालांशों में, तो ये विभक्त कर लिया। पाठ योजना के निर्माण में शिक्षण बिंदु, सहायक सामग्री और विधि प्रविधि उद्देश्यों पर विशेष बल दिया जाता है। इस प्रकार के दैनिक पाठ योजना पिछले पाठों से संबंधित तथा आगामी पाठों हेतु आधार निश्चित करती है। क्या करती है? आधार निश्चित करती है। इसलिए कहा जाता है कि आगामी कक्षा में पढ़ोगे, पिछली कक्षा में आपने ये जाना है ना, पिछली कक्षा में आपने ये जाना है। तो इस प्रकार के बिंदु भी आपको देखने को मिलते हैं पाठ शुरू होने पर। तो दैनिक पाठ योजना में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें देखी है। देखो ये जो चीज़ें दिख रही है आपको, छोटे छोटे बिंदु है कि शिक्षण बिंदु है, सहायक सामग्री है, विधि प्रविधि है, उद्देश्यों पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक है। तो जी ये हमारा आंसर इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? सर्वप्रथम कौन सी है ना? वार्षिक योजना, फिर इकाई योजना, फिर दैनिक पाठ योजना। ओके, समय सारणी तो फिर बनती है दैनिक पाठ योजना से ही। ओके, चलो बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। अभिक्रमित अधिगम से संबंधित शिक्षण मशीन का संबंध है। अभिक्रमित अधिगम से संबंधित, तो शिक्षण मशीन का संबंध किससे है भाई? किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? सिडनी एल प्रेसी ने, वी एफ स्किनर, नॉर्मन क्राउडर या फिर
गिलबर्ट ने। मित्रों, जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से शानदार विस्तार के साथ में सभी फैक्ट मैंने आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई हैं, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखें। ठीक है, वो वीडियो आपको बिल्कुल प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे यूट्यूब चैनल के तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिडनी एल प्रेसी ने शिक्षण मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल क्लियर है। ओके, ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी मित्रों को। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओनली फोकस ऑन योर गोल गोल गोल। ठीक है, क्योंकि जो सफलता होती है ना वो किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती है। सफलता मेहनत की दीवानी होती है रे, मेहनत की दीवानी होती है रे। पढ़ना तो पड़ेगा मित्रों, पढ़ना तो पड़ेगा। ओके, तो क्यों ना मज़े के साथ पढ़ा जाए। ठीक है, चलो हंसो मुस्कुराओ, खूब मजा लो और खूब पढ़ो। थैंक यू। ओके।